हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में मौद्रिक नीति के अंतर्गत परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत विभिन्न उपायों या अस्त्रों के बारे में बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो चयनात्मक साख नियंत्रण विधि होती है उसके अंतर्गत अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होता है। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख महंगी या सस्ती कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी आरबीआई यह चाहता है कि अर्थव्यवस्था के किसी विशेष भाग को उधार कम दिया जाना चाहिए, तो इस प्रकार से वह उसी क्षेत्र में ही साख को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो हम यदि सरल शब्दों में समझें तो जो परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है उसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में जो साख की मात्रा है उसको प्रभावित करना, जबकि चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई साख की दिशा को प्रभावित करता है, अर्थात जिन क्षेत्रों के लिए साख अधिक आवश्यक है उन क्षेत्रों को साख उपलब्ध कराना और जिन क्षेत्रों के लिए वह आवश्यक नहीं है उन क्षेत्रों में साख को कम करना। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है कि कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों के आधार पर ऋणों के लिए न्यूनतम मूल्यांतर या मार्जिन निर्धारित करना। तो पिछले 25 वर्षों में आरबीआई ने अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुओं की जमाखोरी द्वारा इनके मूल्यों में वृद्धि करने की व्यापारियों की समाज विरोधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मूल्यांतर निर्धारण की रीति का प्रयोग किया है। दूसरा तरीका है उच्चतम सीमा का निर्धारण। आरबीआई फसलों की प्रत्याशा, आपूर्ति स्थिति तथा कीमतों की प्रवृत्तियों के आधार पर अग्रिमों की अलग अलग उच्चतम सीमा का निर्धारण करता है। वाणिज्य बैंकों को नए उधारकर्ताओं को ऋण देने या विद्यमान उधारकर्ताओं की साख सीमाओं का विस्तार करने के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। तीसरा तरीका है ऋणों पर प्रतिबंध लगाना। तो आरबीआई ने कई अनावश्यक एवं अवांछित ऋणों पर प्रतिबंध भी लगाने का कार्य किया है। चौथा, विभेदात्मक ब्याज दरें। तो विशेष प्रकार के अग्रिमों के लिए विभेदक ब्याज की दरें लगाई जाती हैं। आरबीआई चयनात्मक साख से संबंधित वस्तुओं के लिए ऊंची दर निर्धारित करता है। पांचवा, साख की राशनिंग। आरबीआई साख नियंत्रण के लिए साख की राशनिंग भी करता है। इसके लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न उद्योगों को ऋणों का आवंटन पूर्व निर्धारित योजनाओं के आधार पर किया जाता है। छठा, साख सीमा का निर्धारण। आरबीआई चयनित साख नियंत्रण की विधि से कई क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है। सातवां, नैतिक अनुनय। 1949 के अवमूल्यन के समय आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टा कार्यों के लिए ऋण न देने का अनुरोध किया था। इस प्रकार का नैतिक दबाव अभी भी आरबीआई द्वारा डाला जाता है। आठवां, प्रत्यक्ष कार्यवाही। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 आरबीआई को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सामान्य तौर से बैंकों का या किसी एक विशेष बैंक को किसी विशेष लेन देन की श्रेणियों में प्रवेश करने से चेतावनी दे या रोके। आरबीआई को किसी भी बैंक के खातों आदि के निरीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है।
तो इस तरीके से मौद्रिक नीति का जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो अब समाप्त तो होता है और हम एक नए टॉपिक के बारे में अब बात करेंगे। तो हम समझते हैं कि विदेशी विनिमय क्या होता है और विदेशी विनिमय दर की निर्धारण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर क्या होती है। तो विनिमय दर वह दर होती है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जाता है। जैसे यदि $1 प्राप्त करने के लिए 30 रुपये लगते हैं, तो डॉलर और रुपये की विनिमय दर $1 बराबर 30 रुपये होगी। कुछ परिभाषाओं को समझते हैं तो क्राउथर कहते हैं कि विनिमय दर उस सीमा की माप है जिसके अनुसार किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयां प्राप्त की जाती हैं। वहीं एशर महोदय कहते हैं कि विनिमय दर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य है। शेयर्स कहते हैं कि चलन मुद्राओं की पारस्परिक कीमतों को ही विनिमय दर कहा जाता है। अब समझते हैं कि विनिमय दर के कितने प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वह तात्कालिक विनिमय दर और अग्रिम विनिमय दर। तो तात्कालिक विनिमय दर देश की मुद्रा में वह मूल्य होता है जिसका भुगतान विशिष्ट विदेशी मुद्रा की तत्काल प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह प्रचलित विनिमय दर है। जबकि अग्रिम विनिमय दर वह दर है जिस पर क्रय विक्रय का सौदा तो कर लिया जाता है, किंतु उसकी सुपुर्दगी भविष्य की एक निश्चित तिथि को ही की जाती है। दूसरा, स्थिर और लोचपूर्ण विनिमय दर। तो जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है तो उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। जबकि लोचदार विनिमय दर वह दर होती है जिसमें मांग और पूर्ति के माध्यम से परिवर्तन होता है तथा सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।